तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का ये पोस्टमार्टम सीरीज है। इसमें आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनते हैं सबको हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। इसका एक छोटा सा पार्ट होगा जो पार्ट 2 में कहाँ से क्या मिला है उसके जो 15-20 एमसीक्यू बनते हैं उसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जितने भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्न को हम लोग बिल्कुल होम्योपैथी तरीके से, होम्योपैथी कैसा होता है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है, वैसे सारे प्रश्नों को जड़ से जितने भी दोष हैं उसके कलेश हैं सबको हम लोग निकाल देंगे। यदि आप बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हो, बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, या 66 बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो, या बीएसएससी का 3rd सीजीएल का प्रिपरेशन देने जा रहे हो, या किसी भी स्टेट का पीसीएस या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए लकीर का फ़कीर साबित होगा। एक बार पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद किसी भी सेट में जाकर सेट लगा लो, आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले 3 खास बातें। पहला, ये लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। तीसरा, ये पूरा सीरीज हम लोग 5 ऑप्शंस के साथ देख रहे हैं, जो कि 5 ऑप्शन होगा, इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन था, किसके समकालीन था? तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता से, इसका भी था चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया, तीनों के सभ्यता के समकालीन था। इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन किसमें है? देखो ऑप्शन ई में है, 1, 2, 3, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता? दयाराम साहनी। देखो हड़प्पा में एक शब्द आता है पप्पा, और दयाराम, पापा क्या करते हैं तुम्हारे ऊपर? दया दिखाते हैं ना, तो इसलिए आ जाएगा। जैसे आएगा हड़प्पा, याद रखना पप्पा, पापा क्या करते थे? तो पापा दया दिखाते थे हमारे ऊपर, इसलिए हो जाएगा हड़प्पा और दयाराम साहनी। किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। देख लो कौन से ऑप्शन में 1921 है, तो ये ऑप्शन 1935 है, 42 हो गया, 1 हो गया, 22 हो गया, कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। इसमें दोनों होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? पीछे क्या था? हड़प्पा सभ्यता की बात किया गया था, इसमें सिंधु सभ्यता की। अच्छा, ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता कैसे बोल रहे हैं? देखो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मिला था तो उसका नाम हम लोग हड़प्पा रख दिए। उसके बाद हम लोग सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता मिला था, तो इसलिए उस नगर का नाम हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानने लगे। फिर से क्या हुआ? सिंधु सरस्वती नदी के किनारे मिला तो सिंधु, ऐसे करते करते बहुत सारे स्थल मिल गए, तो हम लोग इसका नाम रख दिए सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? तो खोज किस वर्ष हुई थी या खोजकर्ता कौन है? 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता के 1 साल बाद, अगले साल ही 1922 में खोज हो गया था। किनका इसमें योगदान ज़्यादा था? तो इनमें किनका योगदान ज़्यादा था? राखलदास बनर्जी का। चलो अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। मैंने अभी क्या बोला है कि जो हड़प्पा था वो सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता के खोजकर्ता हैं। मैंने क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। और सिंधु सभ्यता के तो राखलदास बनर्जी। क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। क्या हो जाएगा? कांस्य युगीन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हम लोग को पुरातात्विक उत्खनन से। कहाँ से मिलता है? पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। देखो साहित्यिक लिखा हुआ तो है, बहुत सारे चीज़ लिखे हुए मिले हैं, लेकिन हम लोग उनको पढ़ नहीं पाए हैं। अभिलेख, कहीं कोई अभिलेख नहीं मिला हम लोगों की कि इससे कुछ मिलेगा। तीसरा, ताम्रपात्र भी बहुत सारे नहीं मिले हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे हम लोग इसका पर्टिकुलर कुछ किसी चीज़ का, जैसे हम लोग को उधर भीमबेटका वगैरह में कुछ मिला था प्रागैतिहासिक काल में, वैसे यहाँ पे कुछ मिले नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा? पुरातात्विक उत्खनन से। अगला प्रश्न है, देखो ये क्या है? ये सब है
देखो ये बैलगाड़ी है ना, मिट्टी का बैलगाड़ी है। ये देखो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे है। यहाँ पे ये ग्रेट बात है, देख रहे हो ये ग्रेट बात, यही ग्रेट बात का बार बार जिक्र होता है। ये देखो क्या है, जो कॉस्मेटिक्स आइटम होते हैं, चूड़ी, बिंदी, ये देखो लहठी, कंघी, ये सब चीज़ मिले हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग को जानकारी मिलता है, जो कि क्या है, पूरा तात्विक उत्खनन से मिलता है। चलो अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के स्थल किन किन देशों में फैले हुए हैं। तो देखो सैंधव सभ्यता के स्थल, ये जो हमारा उत्तर और पश्चिम का हिस्सा है उधर फैला हुआ है। हमारे जो इंडिया का उत्तर और पश्चिम का हिस्सा है उधर में फैला हुआ है। तो देखो क्या है, भारत, हाँ भाई बिल्कुल भारत होगा, क्यों नहीं भारत होगा। वहाँ पे उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर है, और पश्चिम तरफ भी तो हमारा गुजरात है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया उधर में। चलो पाकिस्तान, बिल्कुल हमारे उत्तर और पश्चिम के उधर तरफ कौन है, पाकिस्तान है, वहाँ भी है। पाकिस्तान के बाद क्या है, अफगानिस्तान भी है, हाँ तो वहाँ भी है। तो क्या कह रहा है, सैंधव स्थल किन किन देशों में फैले हुए हैं। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों में फैले हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चीन, देखो चीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका खुद का सभ्यता था। हम लोग पहला ही प्रश्न में देखे थे कि चीन की सभ्यता, तो चीन का एक अलग सभ्यता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैंधव सभ्यता का अफगानिस्तान में स्थल कौन कौन सा है। अब बताओ, अफगानिस्तान का पूछ दिया, तो देखो सबसे पहले देखते हैं सोतुगोई और मुंडीकाक, ये अफगानिस्तान का स्थल है। सोतुगोई और मुंडीकाक कहाँ है, अफगानिस्तान का स्थल है। दूसरा देखते हैं मोहनजोदड़ो, चुन्हुदड़ो और हड़प्पा, ये तीनों कहाँ का है, ये पाकिस्तान का स्थल है। तीनों स्थल जो बड़े बड़े हों कहाँ है, पाकिस्तान में। अब याद कैसे रहेंगे पाकिस्तान का स्थल, देखो क्या है, मोहन क्या है, छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, वो बार बार दौड़ के आता है किसके पास, पापा के पास आता है। और पापा कौन है पाकिस्तान का, तो इंडिया ही है। तो चलो इसे याद रख लेना, मोहन एक छोटा बच्चा है जो दौड़ दौड़ के पापा के पास आता है। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड पाकिस्तान का है। लोथल, सुरकोटदा, मंदा, रोपड़, ये तीनों इंडिया में ही है। राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, ये सब इंडिया में है। सोतुगोई और मुंडीका कहाँ है, अफगानिस्तान में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये है मोहनजोदड़ो, चुन्हुदड़ो और हड़प्पा, ये तीनों पाकिस्तान का है। बाद बाकी लोथल, सुरकोटदा, मंदा और राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर और दाइमाबाद, ये सब इंडिया के साइट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, चलो इसको मैं मैप में लेके चलता हूँ कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी। देखो ये मैप है अभी का, ये नया, बिल्कुल मैं नया मैप का यूज़ किया हूँ, जो आज की डेट में हमारा जम्मू एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरेटरी बनने के बाद का मैं मैप लिया हूँ। ये देखो क्या है, ये हमारा जम्मू का इलाका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये यूपी का इलाका है और ये महाराष्ट्र है। देखो जम्मू कश्मीर में एक साइट है मांदा किसके ऊपर है, तो चेनाब नदी के पास में वो स्थल था, ठीक है। यहाँ पे आता है आलमगीरपुर, जो इधर का आखिरी साइट है वो कौन सा है, आलमगीरपुर, ये यूपी का एरिया है। और यहाँ पे आता है दाइमाबाद कहाँ का, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। दाइमाबाद, तो दाइमाबाद कहाँ है, ये दाइमाबाद, ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। यहाँ पे आता है मुंडीकाक, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बलूचिस्तान का। मुंडीकाक नहीं, ये सुदका-डोर आता है, सुदका-डोर, ठीक है, ये बलूचिस्तान का इलाका है। एक क्वेश्चन आता है कि कैसा, जो हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता है उसका शेप कैसा है, तो कैसा है आप खुद बोल सकते हो कि कैसा है, एक त्रिभुजाकार शेप है। आगे चलो, अब इस प्रश्न का आंसर दे दो, कहाँ पे है, देखो पंजाब, बिल्कुल है भाई। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया आपका पंजाब हो गया, ये हो गया हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये यूपी हो गया, यहाँ पे आ जाओ ये मध्य प्रदेश हो गया, और ये गुजरात हो गया, और ये महाराष्ट्र हो गया। आ जाओ अब इस पे देखो, पंजाब है भाई, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी है, और सिंध बलूचिस्तान, हाँ ये सारे में फैले हुए विस्तृत थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलो पेन में चेंज कर लेता हूँ। अगला प्रश्न है, देख लो मैंने एक पेन से भी बना के दे दिया, क्योंकि आप लोगों को जो लास्ट स्थल है जो इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर में कौन सा लास्ट है, ये सब आप लोगों को याद रहे, इसको आप लोग देख लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हरियाणा में स्थित नहीं हैं।
अब बताओ हरियाणा में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन से। बनवाली भी है हरियाणा में, राखीगढ़ी भी है, संगोली ये नहीं है, ये यूपी का साइट है, ये यूपी का साइट है, और भगवानपुरा, ये तीनों हरियाणा में है। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो हरियाणा में क्या है, लड़कियों का जनसंख्या बहुत कम है, हरियाणा में लड़कियों का जनसंख्या बहुत कम है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ के लड़के जो होते हैं भगवान से भी राखी बनवा लेते हैं, यहीं से याद हो गया, भगवान से भी राखी बंधवा लेते हैं। भगवान से देखो भगवानपुरा, राखी से राखीगढ़ी, और बनवाली से बनवाली, तो किससे बनवा लेते हैं, भगवान से भी राखी बनवा लेते हैं। ई कहाँ का है, तो ई यूपी का, संगोली जो है ये यूपी का है, यूपी का साइट है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। चलो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश का बात किया जा रहा है, तो देखो आलमगीरपुर में बताया था, क्या है, सबसे पूर्वी हिस्सा है। आलमगीरपुर कौन सा हिस्सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा है। बड़गांव भी है, संगोली भी है, संगोली अभी मैं बोला उत्तर प्रदेश का साइट है। और दाइमाबाद में क्या दिखाया था, दाइमाबाद, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। एक कौन सा स्थल है, तो ये सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी, अभी मैं दिखाया था ना मैप में, सबसे दक्षिणी स्थल है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखो आलमगीरपुर, बड़गांव और संगोली, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल गुजरात में स्थित है। अच्छा गुजरात में स्थित पूछ रहा है, तो देखो गुजरात में लोथल भी है, धौलावीरा भी है, रंगपुर भी है। संगोली में क्या बोला, संगोली ये नहीं है, ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर ई हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से किसके उपासक थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से मातृशक्ति के उपासक थे, वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। आज हम लोग कैसा सभ्यता है, आज हम लोग पितृसत्तात्मक है। कोई पूछता है कि आपके बाप का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, तो आप क्या बोलते हो, अपने पापा का नाम बोलते हो। कोई पूछता है कहाँ घर है, तो घर बोलते हो, अपने दादाजी का नाम, अपने पापा जी का नाम बोलते हो। लेकिन वहाँ पे मम्मी के नाम से लोग जानते थे, तो कैसा सत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक। ये फिगर देख लो, अगर ये फिगर मिला है तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस था वहाँ पे स्त्रियों का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। चलो अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे। तो किस प्रजाति के थे, वे लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। चलो अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी पद्धति थी हड़प्पा के लोगों की। तो वो लोग उचित समतावादी थे। हाँ जी बिल्कुल, दास श्रमिक नहीं थे, दास श्रमिक नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ। कैसा, देखो अभी मैं बताऊंगा वहाँ के जो जीवन के बारे में, वहाँ कैसे घर हुआ करते थे, क्या क्या चीज़ें मिले, उस पर मैं बताऊंगा। दास श्रमिक नहीं थे, वर्ण आधारित नहीं था, भाई जाति व्यवस्था था ही नहीं उस समय, जाति व्यवस्था नहीं था। और जाति आधारित, जब वर्ण आधारित नहीं होगा तो जाति आधारित भी नहीं हो जाएगा। कैसा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल नहीं, उन्हें जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय तो वो लोग जानते ही नहीं थे, वो लोग गाय नहीं जानते थे, गाय नहीं जानते थे। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, हाँ ये बिल्कुल सही है, उन्होंने पशुपति का आराधना करना, सम्मान करना स्टार्ट किया। ये देख लो, ये पशुपति का एक जो वहाँ से मूर्ति मिला है, उसी का मैं यहाँ पे फोटो डाल दिया हूँ। ये सारे फोटो में NCERT बुक्स और जो पुरातात्विक विभाग का साइट है वहाँ से मैंने डाउनलोड किए हैं, आप भी जाके देख सकते हो, ये सारे फोटो वहाँ पे अवेलेबल हैं। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी कैसे थे, ग्रामीण नहीं थे, वहाँ पे बहुत अच्छे घर थे, ग्रिड सिस्टम का घर था, वहाँ पे रिचुअल धार्मिक स्नान लोग करते थे, वहाँ पे बड़े अन्नागार थे, व्यापार करते थे। तो ग्रामीण के लोग तो ये सब नहीं कर सकते हैं, शहरी थे, हाँ बिल्कुल ये लोग शहरी थे। अगला क्या है, खानाबदोश थे, नहीं खानाबदोश कैसे हो सकते, जो अच्छे अच्छे घर, खानाबदोश क्या घर में रहेंगे, पक्के बिल्डिंग में रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, ये लोग खानाबदोश नहीं थे। जब खानाबदोश नहीं होंगे तो क्या है, जनजाति, ये भी नहीं होंगे, कैसे थे, शहरी थे। चलो अगला प्रश्न है, देख लो, इतना अच्छा लोग
देख रहे हो, ये रिचुअल बाथिंग के लिए यही स्नानागार है। यहाँ पे देख रहे हो ये सीढ़ी बनाया हुआ है, इधर में चेंजिंग रूम भी था। तो बताओ इतने अच्छे, इतना सुसज्जित जो बनाया गया स्नानागार, जो आज के डेट में भी हम लोग अपने घरों में नहीं, स्विमिंग पूल अपने घरों में बनवाते हैं, नहीं बनवा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना नहीं होता है, और जिनके पास होता है वो लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो सोचो आज के ज़माने से भी ज़्यादा और लोग मॉडर्न थे, तो लोग आदिवासी और जनजाति होंगे? नहीं हो सकते हैं। ये सब फिगर को आप मेमोराइज दिमाग में डाल के रखो, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करने बैठो इन सब फिगर को आप याद करो। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताओ कौन सी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? चलो मैं एक फिगर दिखा रहा हूं, देखो ऐसा लिपि था उन लोगों का। देख रहे हो ना, ये सब देख रहे हो, ये सब लाइन देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये पढ़ो, कुछ पढ़ने में आ रहा है? नहीं पढ़ने में आ रहा है? तो कैसा लिपि था? अब बताओ। तमिल? नहीं, तमिल तो बहुत दिन बाद में आया है। खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि कब? अशोक के समय में आया है। कैसा लिपि था? अज्ञात लिपि था। वो लोग का लिपि था, वो लोग लिखते थे, वो लोग बोलते थे, पढ़ते थे, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए अभी तक। अगर हम लोग जिस दिन पढ़ लेंगे उस दिन से शायद अज्ञात की जगह कुछ और नाम आ जाएगा। चलो फिलहाल के लिए अज्ञात ही याद रखो। देख लो कैसा लिपि था। मैं सबको हटा दे रहा हूँ, आप लोग फिगर को जूम आउट करके देखना, जूम कर करके देखना इन सब चीज़ों को। देखो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? देखो चार्ल्स मैसन क्या है? ये 1826 के समय क्या है, हड़प्पा का कुछ जानकारी इनको मिला, ठीक है, जिसे एक जर्नल पब्लिश हुआ था, नैरेटिव ऑफ जर्नी में उल्लेख किया, ठीक है, 1826 में। सोचो 1921 में हड़प्पा स्थल का मिला था, 1921 में मिला था हड़प्पा स्थल। उससे लगभग 100 साल पहले 1800 में 26 का बात बता रहा हूँ, कुछ जानकारी इनको मिला था जिसे नैरेटिव ऑफ जर्नी। अब तो उसमें छाप दिए जर्नल। आज के समय में तो यूट्यूब और न्यूज़पेपर टीवी तो नहीं ना है कि पूरे देश को पता चल जाएगा, तो वो जर्नल में छाप दिए। दूसरा कनिंघम, हाँ जी, 1853 से 56 में ये भी कई बार हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किए, पर इनको भी कुछ जानकारी हाथ नहीं लगा। एम व्हीलर, हाँ ये भी गए थे, ये भी जानकारी प्राप्त किए, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ इन लोगों को नहीं पता चला। इसलिए ये सब इनसे रिलेटेड है। PS वत्स नहीं, ये नहीं थे, ये कभी हड़प्पा के बारे में ना वो जानकारी प्राप्त करना चाहे और नहीं किए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिलान करें मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो, मैं क्या बोला हूँ शुरू में? मैं बोला हूँ मोहन एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जो दौड़ दौड़ के कहाँ जा रहा था? पापा के पास। उसका पापा कौन था? हाँ चलो छोड़ो, अब रहने दो। मोहनजोदड़ो एक छोटा सा बालक है, तो मोहन किसके पास जाएगा? तो मोहन चला जाएगा अपने मम्मी के पास, चला जाएगा मातृ देवी का पूजा। तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो में कैसा? मातृ देवी का पूजा हुआ करता था। हड़प्पा, अब देखो पापा किसके पास जाएंगे? पापा उर्वरता कौन है? उर्वरता देवी एक औरत है, तो ये किसके पास जाएंगे? उर्वरता देवी के पास चले जाएंगे। और एक काला शिवलिंग कैसा होता है? काला होता है ना, तो इसे याद रखो, कालीबंगा में शिवलिंग का पूजा आराधना होता था। और मोहनजोदड़ो में मातृ देवी का, हड़प्पा में उर्वरता देवी का। तो देख लो क्या हो जाएगा, ए का दो, ऑप्शन बी ही लग रहा है, ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो मैंने याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताया है आपको, इन सब का रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। आप लोग जस्ट इसको याद करने के लिए यूज़ करो, बाद बाकी याद हो जाए, एग्जाम में पास कर जाओ, इसके बाद सब भूल जाना मैंने क्या बोला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो ये है मातृ देवी, देख रहे हो ना? इस फोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ के लोग कितने मातृसत्तात्मक थे और स्त्रियों का कितना सम्मान करते थे। दूसरा ये देखो, ये शिवलिंग है ना, ये सब वहीं से प्राप्त हुए हैं। शिवलिंग का बात करें तो समझना, शिवलिंग कैसा होता है? काला होता है। तो कहाँ पहुँच जाना? कालीबंगा पहुँच जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? मैंने पिछले वीडियो में गला फाड़ के बोला था कि द्वितीय नगरीकरण कब? महाजनपद के समय, 600 BC। क्या होता है? कृषि में अधिशेष, किसके वजह से? तो लोहे का। तो पहली बार लोहा मिलता है कब? 600 BC महाजनपद में। उससे पहले देख लो क्या है? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सब पता थे। आयरन नहीं, आयरन से लोग परिचित नहीं थे। चलो आगे बढ़ते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? अब बताओ। चावल, गेहूं, जौ, कपास, हाँ जी ये सबसे परिचित थे। गन्ना, अब मैं बता रहा हूँ गन्ना। देखो चीनी तो हम लोग अब खाना स्टार्ट किए हैं, तो पहले का लोग गन्ना कैसे जानेगा? ऐसे याद रख सकते हो, चीनी तो हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं खाना ना, तो वो लोग गन्ना कैसे जानेगा? हम लोग अभी गन्ना जानते हैं, तो पहले का लोग गन्ना नहीं जानता था, गन्ना से वो लोग अवेयर नहीं थे, नहीं जानते थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। बिल्कुल, व्यापार बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो कृषि में अधिशेष ही उन्हें व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था। कृषि का अधिशेष ही उनको व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था। व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। चलो अगला प्रश्न है, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? अब बताओ किस द्रव का? तो ये टेराकोटा हो जाएगा। किसका? तो टेराकोटा का उपयोग किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। चलो हम लोग उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आज के बाद आपके जो मुद्रा से संबंधित प्रश्न है कभी नहीं छूटेगा। देखो जो मुहर था वो अलग अलग जो छोटे छोटे साइट्स थे, अलग अलग स्थल से अलग अलग टाइप के मुद्रा निकले हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। टोटल यहाँ पे हम लोग को 4 चीज़ें देखना है। पहला, हड़प्पीय मुद्रा पर चित्र किसका था? अगर पूछ दे हड़प्पीय मुद्रा पर कैसा, हड़प्पा जो सभ्यता था वहाँ के मुद्रा पर कैसा चित्र था, तो एक सिरंगी बैल, जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, एक सिरंगी बैल का चित्र था। चलो मैं इसको फिगर में दिखाता हूँ, देख लो। ये बैल देख लो, ये क्या है? एक सींग वाला है ना, ये सींग है ना इसका, एक सींग बैल था, इसी का चित्र था वहाँ पे हड़प्पीय मुद्रा पे। दूसरा, ये बनता किसका था? मुहर किसका बनता था? तो सेल खड़ी का, जिसको क्या बोलते हैं? स्टीएटाइट बोलते हैं, सेल खड़ी का। और कुछ पक्की मिट्टी का भी बनता था। तो सेल खड़ी का जो मुद्रा बनता था वो क्या था? वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, या ज़्यादा बोल सकते हो। और पक्की मिट्टी का बोलो तो एक कम था, और ये सबसे ज़्यादा सेल खड़ी का बना करता था। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या आता है कि एक मुहर से प्रमुख देवता। देखो एक मुहर से प्रमुख देवता का बात किया जा रहा है, तो देवता से तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पशुपतिनाथ, लेकिन पूछ देता है इसके बाएं में कौन से जानवर था, इसके दाएं में कौन सा जानवर था, इनके सर पे क्या था। तो चलो इसको देख लो। देखो बाएं में क्या है? बाएं में बोल दे तो गेंडा और भैंस, गेंडा और भैंस। सर पे, तो सर पे 3 सींग था, और दाएं में क्या था? हाथी और बाघ था। चलो मैं इसको फिगर में दिखाता हूँ, हाथी और बाघ। मैं इसको याद करा दूंगा अभी, कैसे याद रखोगे। चलो देखो आगे बढ़ो। देखो मैंने क्या बोला? सर पे 3 सींग। देखो एक है ना, 3 सींग था सर पे। कैसा था? 3 सींग था, तो 3 दिख गया। दाएं में क्या था? दाएं में क्या था? हाथी और शेर। जब भी देखो ये शेर दिख रहा होगा, ये देखो ये शेर दिख रहा है ना, और ये हाथी है। अब बताओ कोई पूछ दे कि तुम कितना बलवान हो, तो क्या बोलोगे? दाहिना हाथ दिखा के बोलते हो ना, हाँ मैं बलवान हूँ, हाँ मैं बलवान हूँ। यानी अगर दाहिने हाथ का बोले तो कौन से बलवान जानवर कौन सा होता है? तो शेर और हाथी। क्या बोलेंगे? हाथी। और शेर किधर था? दाहिने हाथ में। तुम अपना दाहिना हाथ टाइट करके बोलना, हाँ बिल्कुल पता है। क्या? तो हाथी और शेर दाहिने हाथ में। बाएं हाथ में गेंडा और भैंस। यहाँ से देख लेना आप लोग इसको, गेंडा और भैंस कहाँ थे। चलो एक और प्रश्न आता है, सैंधव स्थल से प्राप्त मुहरों पर किसका चित्र था? तो बैल का चित्र था। देखो एक था जो एक सिरंगी बैल था, मैंने फिगर दिखाया। एक और मुहर मिला जिसपे क्या था? कुबड़ वाला बैल का फोटो था। कैसा? कुबड़ जो होता है ना, बैल का कुबड़ निकला होता है, वैसा फोटो था। देख लो ये कुबड़ वाला बैल है, एक कुबड़ निकला हुआ, इसी को कुबड़ बोलते हैं। जो निकला हुआ है ना, इसको कुबड़ बोलते हैं। इसका भी फोटो था। एक और प्रश्न आते हैं, क्या है? चुन्हू दड़ों से प्राप्त सिक्के पे कैसा सिक्का था? किसका फोटो था? तो उस पे 3 घड़ियाल और 2 मछली का सिक्का, 2 मछली था उस पे। उस सिक्के पे क्या था? 3 घड़ियाल और
2 मछलियों वाला सिक्का था। इसका मुझे फ़ोटो कहीं नहीं मिला, इसलिए मैं इसका फ़ोटो नहीं डाल रहा हूँ। जितने फ़ोटो हैं आप उसका नोट्स बनाइए, उन सब फ़ोटो का अगर चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उनको जाके देखो, अच्छे से अध्ययन करो। मैंने सब लगभग सारे ट्रिक से करा दिए हैं। चलो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो मूर्ति आज तक पढ़ते हो, किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। देखो यही बालिका है, नृत्य करती हुई, डांसिंग गर्ल लिखा हुआ है ना, डांसिंग गर्ल। कैसा? तो दाहिना हाथ कमर पे है और बायां हाथ घुटने पे है। ये फिगर देखो आप लोग और इस फिगर के हिसाब से रिमेंबर याद करना सीखो कि कैसे याद करते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरें एवं कलाकृतियों में किस पशु का अंकन हुआ था? किस पशु का अंकन हुआ था? तो देखो हाथी तो था ही, बाघ भी था, हिरण भी था, गेंडा भी था। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी का पिक्चर था। क्या? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देख लो सारे हैं ना। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न है, मिलान करे, देखो मिलान करे, पुरातात्विक स्थल एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है। क्या है? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल। चलो मैं बताता हूँ। लोथ होगा, कोई इंसान लोथ होगा तो क्या होगा? भोगेगा ना, कष्ट भोगेगा ना। तो लोथ होगा तो क्या होगा? कष्ट भोगेगा। ठीक है। और उसके बाद क्या मैं बोला था? हड़प्पा, पप्पा, तो मोहन और मोहनजोदड़ो। उधर मैं मोहन भी रिलेट किया था, यहाँ पे मैं किससे रिलेट करूँगा? तो रबी के पप्पा। किससे हो जाएगा? रबी के पप्पा। अब देखो राखी गढ़ी और कालीबंगा, राखी गढ़ी और कालीबंगा में क्या बताया था? हरियाणा में सब साइड से मैं क्या बोला था? भगवान से भी राखी बंधवा लेते हैं। तो राखी बंधवा लेते हैं यानी घर में राखी कहाँ बंधवाएंगे भाई? घर में ही तो बंधवाएंगे ना। तो राखी गढ़ी से क्या हो जाएगा? घग्गर नदी। बच गया क्या? मोहनजोदड़ो सिंधु। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, मौसी, मोहनजोदड़ो मौसी, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, या तो आप लोग 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, ऐसे भी याद हो जाना है। जिन लोगों को ट्रिक से याद होता है उनके लिए ट्रिक्स है। चलो देखो अब मिलान करो। देखो पहला क्या है? ए का 3। देखो ए का 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को झमेला नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो लोथल क्या था? लोथल व्यापारिक केंद्र। हाँ जी बिल्कुल, लोथल व्यापारिक केंद्र था। मैं अभी दिखाऊंगा कैसा लोथल व्यापारिक केंद्र था। ये देखो यहाँ से, ये देख रहे हो ना, ये सब ये क्या था? ये लोथल साइट है। यहाँ पे क्या था? दोनों तरफ नदी था। देख रहे हो ये सब नाव वगैरह दिख रहा होगा, मैं ठीक कर दे रहा हूँ। ये सब नाव देखो, ये नाव दिख रहा है ना, ये व्यापार का केंद्र था। दूसरा कालीबंगा। अच्छा दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कालीबंगा यानी जितना भी अगिनवेदिया, अगिनकुंड, ये सब जितना भी काला सामान से रिलेटेड होना, जो भी काला सामान से होगा उसको कहाँ लेके जाओगे? कालीबंगा के पास। जैसे अब बताओ, अगिनवेदिया हो जाएगा या अगिनकुंड, आग जलने के बाद क्या हो जाता है? हवन करने के बाद वो काला हो जाता है ना, तो कहाँ लेके जाएंगे? उसको कालीबंगा के पास लेके जाएंगे। अगर बात करें हल जोत दो हल, क्या हो जाएगा? खेत कैसा हो जाएगा? हल से जोत दिए तो जैसे जमीन हल चला दोगे, कुछ दिन बाद कैसा हो जाता है? वो काला हो जाता है, यानी वो भी काला हो जाता है ना, काला से संबंध हो रहा है। तो कहाँ लेके जाओगे? कालीबंगा। उसके बाद आता है चुन्हू दड़ो से पहले चलते हैं मोहनजोदड़ो। मैंने क्या दिखाया था मोहनजोदड़ो में? एक विशाल स्नानागार दिखाया था ना, स्नानागार। तो क्या था? मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था। कौन सही सुमेलित नहीं है? ये चुन्हू दड़ो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जहाज का निर्माण नहीं होता था, यहाँ पे कुछ दूसरा था, आगे मैं बताऊंगा। देख लो ये अगिन वेदिका है, मैं बोला ना अगिन वेदिका है, ये सब देख रहे हो, ये सब अगिन वेदिका का है। और मोहनजोदड़ो का मैं क्या दिखाया था? यहाँ पे स्नानागार, यही स्नानागार है वो, देख रहे हो ये स्नानागार, स्विमिंग पूल जैसा, इधर और इधर सीढ़ी था। चलो अगला प्रश्न है, मिलान करें। चुन्हू दड़ो, देखो क्या है? चुन्हू दड़ो क्या बोल रहा है? दौड़ो, चुन्ही दौड़ो, यानी दौड़ो। किस लिए दौड़ो? क्योंकि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता बिल्ली को पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? कुत्ता पीछा कर रहा है बिल्ली को, तो दौड़ो। तो क्या हो जाएगा? दौड़ो कहाँ? तो बिल्ली को पीछा कर रहा कुत्ता, दौड़ कर उसको भगाओ। दूसरा लोथल, देखो एक लोथल जो मैं क्या था? लोथल में क्या बोला था? भोगवा नदी पे।
लोथल ऐसा साइट था, यहाँ पे बंदरगाह, अगर बोल दे बंदरगाह, गोदीबाड़ा, पतन, ये सब चीज़ों के बारे में अगर पूछा जाए तो कहाँ पे जाओगे, इसको सीधा लोथल में लेके जाना। मैंने क्या बोला था, कालीबंगा, काला सामान, वेदिकाएँ, अगिन वेदिकाएँ, हवन कुंड, जोता हुआ खेत, ये सब कहाँ जाएगा, कालीबंगा में। तो देख लो कालीबंगा क्या है, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य। फिर सुर कोटदा, सर काट दिया भाई, तो क्या बच गया, उसका अस्थि तो बच गया, तो घोड़े की अस्थिया। सर काट दिया तो क्या बचेगा, अस्थि तो बचेगा, तो घोड़े का अस्थिया। अब चलो मिलान करते हैं, क्या हो जाएगा, 1 का 3, देखो 1 का 3 2 में है, बी का 1, 1 का 3, बी का 1, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, क्या कह रहा है, हड़प्पा। इसके देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ क्या है, इसके जो खोजे हैं, जो इनको खोजे हैं उनका नाम दिया गया है। मैंने क्या बोला था, पप्पा, हड़प्पा में क्या आता है, पप्पा क्या दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा दयाराम साहनी। मैंने बोला मोहनजोदड़ो क्या था, राखलदास बनर्जी। तीसरा क्या था, चुनू दौड़ो, तो दौड़ो से क्या हो जाएगा, दौड़ो से मजुमदार, चुनू दौड़ो से मजुमदार हो जाएगा। अगला मैं क्या बोला हूँ, सर कोटदा, अगर सर काट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो घिसटेगा ही, तो घिसटेगा से क्या हो जाएगा, घर से। ऑप्शन डी का 3 हो जाएगा। अब चलो इसको मिलाते हैं हम लोग, मिलाओ, क्या है, 1 का 4, देखो 1 का 4, ऑप्शन ए है ना, 1 का 4, देखो ए का 4, बी का क्या हो जाएगा, बी का 2, 1 का 4, बी का 2, सी का क्या हो जाएगा 1, सी का 1, डी का 3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, तो सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, इस फिगर को देखो, ये फिगर को देखो, आप लोग इस फिगर को देखो और बोलो किसका, ये देख रहे हो, ईंट सब है, कैसा ईंट है, वो भी पक्का ईंट है, तो ईंट का बनाया जाता भाई, पक्के ईंटों का घर बनाया जाता था। चलो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम लोग, क्या है, जो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे चीज़ मिले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहला, टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, भाई बहुत विकसित नगर था, उतना विकसित उस समय में जो भी चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो भी था, कोई सभ्यता इसके पीछे नहीं है, इसके कोई सभ्यता इसके आगे नहीं, सब इसके पीछे हैं, बहुत विकसित था। आज भी उतना हमारे यहाँ विकसित नहीं है। क्या है, ग्रिड सिस्टम, घर कैसा था, ग्रिड सिस्टम। चलो मैं दिखाता हूँ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। देखो ये जो है, ये क्या है, ये रोड है, ये देख रहे हो ना, ये रोड है, यहाँ से फिर ये रोड है, ये भी रोड है, देखो ये भी रोड है, यानी फिर से चलो आगे बढ़ाओ इसको, देख रहे हो ग्रिड में घर है ना, बिल्कुल घर ग्रिड में है ना, ये सब रोड है, देख रहे हो ये रोड है, फिर से आगे रोड है, और बीच बीच में घर है। ये क्या है, घर है और रोड है, चारों तरफ से रोड है, समकोण पे बना हुआ है, और बीच में रोड क्या है, समकोण पे काटता है, 90 डिग्री पे काटता है, और बीच में घर है। यही है ग्रिड सिस्टम। कैसा था, ग्रिड सिस्टम का घर था। बिल्डिंग मटेरियल, कैसा बिल्डिंग मटेरियल था, तो पक्के बर्न ब्रिक ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब कैसा, पका हुआ ईंट, अच्छे क्वालिटी का पका हुआ ईंट का यूज़ करते थे। कच्चे और पक्के दोनों तरह के ईंट मिले हैं। जो घर बना होता था कैसे, पक्के ईंटों का, लेकिन कच्चा ईंट भी मिला है। और उसका साइज क्या होता था, 4:2:1, 4:2:1 में था। और देखो तब भी शौचालय की व्यवस्था थी। सोचो आज का दुविधा देखो, आज हमारे किसी भी गांव में चले जाओ, अब तो खैर मिलेंगे भी, इससे पहले शौचालय नहीं मिलते थे। और वो कैसा सभ्यता था कि उस समय लोग शौचालय का व्यवस्था कर रखा था। दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर अंदर गली के तरफ खुला करता था। देखो ये जो है ना, ये मेन रोड है ना, मेन रोड के तरफ ना खुल के अंदर छोटे छोटे जो गली हुआ करते थे उनके तरफ ये सब खुलते थे। उसके बाद एक्सेप्शन क्या था, लोथल के दरवाजे मुख्य तरफ तक, मुख्य रोड के तरफ खुलता था। लोथल एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहाँ का दरवाजा किधर, मुख के तरफ खुलता था। तो उसका भी रीजन है, क्योंकि देखो वो नदी के किनारे था, व्यापारिक केंद्र था, तो इसलिए भी मुख्य तरफ खोलता था लोग कि कुछ व्यापार में आसानी हो जाए। दूसरा, सुव्यवस्थित कुआं और नाली। कैसा था, नाली कैसा था, सुव्यवस्थित, बिल्कुल पक्की ईंटों का बनाया गया। लेकिन इसमें भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन, लकड़ी की नाली। धौलावीरा में कैसा मिला है, तो लकड़ी की नाली मिला है। धौलावीरा में कैसा मिला है, लकड़ी की नाली। देख लो मैं दिखा रहा हूँ,
अच्छा, जो एक ग्रिड सिस्टम घर बने हुए थे, इसमें दो पार्ट थे। एक था जो पश्चिम का हिस्सा था, एक था जो पूरब का हिस्सा था। पश्चिम का जो हिस्सा था वो कहा जाता था, उधर जो मकान के क्वालिटी थे, जो उसमें सुविधाएं थे वो अच्छे थे, मतलब उत्तम तरीके के थे, इसलिए बोला जा सकता है कि उधर अमीर लोग रहते थे। लेकिन जो निम्न वर्ग जो पूर्वी तरफ रहता था, इसको उच्च दुर्ग बोला जाता था। जो पूरब की तरफ जो लोग रहते थे, उनके मकान उस क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए अंदाज़ा लगाया बोला जाता है कि ये लोग उम्मीदतः निम्न वर्ग के लोग होंगे। यहाँ से कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पे टोटल 3 एक्सेप्शन पढ़ने हैं। पहला, चुन्हू-दड़ो। देखो चलो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चुन्हू-दड़ो में क्या है? बिना बाउंड्री का शहर। देखो अभी तक मैं दिखाया था यहाँ पे, चलो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो देख रहे हो, ये देखो ये क्या है? बाउंड्री दिख रहा है ना, ये देखो बाउंड्री दिख रहा है ना। लेकिन वहाँ पे क्या है? बिना बाउंड्री का शहर था। चुन्हू-दड़ो में क्या था? बाउंड्री का नहीं था, वहाँ पे बाउंड्री नहीं था। अब भाई दौड़ो, किसी को दौड़ना होगा तो बाउंड्री क्यों रखेगा? याद करने के लिए मैं बता दिया, किसी को दौड़ना होगा तो बाउंड्री क्यों रखेगा? सीधा सा बात है। और पक्की ईंट का पाइप नुमा नाली कैसा था? पक्की ईंट का था, कैसा? पाइप नुमा। और जो कालीबंगा सुरकोटदा था, वहाँ पे कैसा था? अलग अलग बाउंड्री कच्चे ईंटों का। देखो जैसे यहाँ पे कैसे थे, यहाँ पे आपको क्या था? यहाँ पे था कि उच्च दुर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों का लगभग एक तरह ही, एक जैसे ही, एक में ही रहते थे। लेकिन क्या हो गया? कालीबंगा और सुरकोटदा में अलग अलग क्या है? अलग अलग जो बाउंड्री थी। और इससे क्या अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये जो था, दोनों लोग अलग अलग। इससे थोड़ा मोड़ा कहीं भी हम लोग उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का बात कहते हैं, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। तीसरा क्या था? धौलावीरा में क्या था? जो इधर पहले एक ही में सब लोग रहते थे, यहाँ पे क्या है? 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। कैसा? 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। अब अनुमानतः क्या बोला जाता है? उच्च वर्ग हो सकते हैं, मध्यम वर्ग हो सकते हैं और निम्न वर्ग हो सकते हैं। तो 3 एक्सेप्शन है। चुन्हू-दड़ो में कैसा था? बिना बाउंड्री का। याद करने के लिए, जिसको दौड़ना होगा वहाँ बाउंड्री क्यों होगा? और पाइप नुमा नाली था पक्की ईंटों का। ठीक है। कालीबंगा, अब देखो कालीबंगा में था कैसा? बाउंड्री अलग अलग था, कच्ची ईंटों का था। ठीक है, तो बाउंड्री अलग अलग था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का अलग अलग था। धौलावीरा में क्या था? 3 हिस्सों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न से कुछ उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो इम्पोर्टेंट्स, जो नगर नियोजन में जो प्रमुख व्यवस्थाएं थी उसका बात कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसके पे बात कर रहे थे। छठा पॉइंट्स क्या है? ग्रेट बाथ। क्या था? स्नानागार, बड़ा सा स्नानागार था ना। ये बिग पब्लिक बाथ, साइज क्या था? 12 मीटर, 7 मीटर, 2.4 मीटर। 12 मीटर क्या था? ये लंबाई था। ये क्या था? ये लेंथ था, तो ये ब्रेथ था। और ये हाइट था। हाइट कितना? 2.4 मीटर ऊंचा था। अब उसमें क्या था? स्टेप लेड फ्रॉम आइदर एंड टू द सरफेस। देखो क्या है, ये देख रहे हो ना। देखो ये था 12 मीटर, ये कितना था? ये 7 मीटर था। और ये जो है कितना है? 2.4 मीटर। देखो ये जो सीढ़ी देख रहे हो ना, ये दोनों तरफ ये सीढ़ी था चढ़ने के लिए। और देखो क्या था? चेंजिंग रूम एलोंग द साइड। जिधर हम लोग चढ़ते थे ना, इधर ही चेंजिंग रूम था। चेंजिंग रूम बनाया गया था कपड़ा उपड़ा बदलने के लिए। क्या कहा जाता है? प्रोबेबली यूज फॉर रिचुअल बाथिंग, धार्मिक स्नान के लिए। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं ना, हरिद्वार जाते हैं, जो बहुत सारे जगह जाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि जो अभी बहुत सारे मेला लगता है, वहाँ पे क्या है? चेंजिंग रूम बनाया जाता है। चाहे तुम छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार। एक और चीज़ मिला यहाँ से, क्या है? बहुत ही शानदार तरीके का विशाल अन्नागार। देखो यहाँ देखो, ये है विशाल अन्नागार है। ये जो देख रहे हो ना, ये अन्नागार है, यही विशाल अन्नागार है। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता को अलग करता है और सब सभ्यता से। देखो ये मैं बोला था ना, लोथल, जहाँ पे कैसा था? देखो यहाँ पे घर बिल्कुल ग्रिड सिस्टम में है ना, यहाँ भी घर बिल्कुल ग्रिड सिस्टम में है। सिर्फ वही एक एक्सेप्शन था। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी। कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ? तो चौड़ी और सीधी। चलो मैं इसको दिखाता हूँ बड़े फिगर में। देखो ये क्या है? एक रास्ता है, यहाँ एक ये रास्ता है, बीच में कैसा? इधर रास्ता है, इधर रास्ता। क्या है? चौड़ी और सीधी। सीधी का मतलब समकोण पे एक दूसरे को काटते थे।
कैसा हो जाएगा, तो चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की दायोतक निम्न में से कौन से हैं, तो क्या है, मकान ही इनको सबसे अलग किया सिंधु घाटी सभ्यता के। देख रहे हो कितने यहाँ पे डिजाइन के चीज़ मिल रहे हैं। अगले प्रश्न है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। अब बताओ, मैंने बताया है ना बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर। कैसा होगा, जिसको दौड़ना होगा वो बाउंड्री क्यों बनाएगा, तो दौड़ो तो बाउंड्री नहीं बनाना है तो तब ना जल्दी दौड़ोगे, तो चुन्हू दौड़ो। अब देखो, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या है था, तो सबसे बड़ा भवन क्या था, अन्नागार। में अभी दिखाया ना, ये देखो, ये आगे चलो, आगे मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो अन्नागार दिख रहे हो ना, ये कितना बड़ा था, अब देखो ना कितना बड़ा था, विशाल अन्नागार। ये था सबसे बड़ा भवन, यही सबसे बड़ा भवन था। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था। अगर आपको बोल दे बंदरगाह, गोदीबाड़ा, पतन, तो क्या बोलोगे, सीधा पहुंच जाना, लोथल गुजरात का साइट है, सीधा पहुंच जाना वहाँ पे, यही पतन है सिंधु घाटी सभ्यता का, बंदरगाह। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मल घट था, किसका होगा, लोथल, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। चलो अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, तो ये कहाँ से चलता है, तो ये धौलावीरा से पता चलता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनका मानना था कि बाढ़ सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण था। अब चलो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मत अलग अलग मत है। कैसे कैसे मत है, चलो देखो, ये जो मैके हैं और जॉन मार्शल है, इनका मानना था कि ये सभ्यता किससे, तो ये बाढ़ से ख़त्म हुआ है, ठीक है। लेकिन यहीं पे जो फेयर सर्विसेज हैं, इनका मानना था, इनका जो कहना है क्या है कि पारिस्थितिक असंतुलन के वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है। लेकिन चाइल्ड एंड व्हीलर, ये इनका मानना है कि क्या, ये विदेशी आक्रमण, विदेशी लोगों की विदेशी बात, ऐसे याद रख सकते हो, तो विदेशी आक्रमण की वजह से इन लोगों का पतन हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है, तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। चलो आज इस पार्ट में इतना ही, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है जिसको हम लोग अगले पार्ट में लेके आएंगे। वो कौन सा है, किस स्थल से क्या प्राप्त हुए हैं, उसमें 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। मैं एक से एक ट्रिक पढ़ा दूंगा। उसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल, जितने मैं चीज़ बता दे रहा हूँ ना, उसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होम्योपैथिक तरीके से बिल्कुल इतिहास का खत्मा होगा। चलो टेंशन नहीं लो। अगर जिन लोग बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हो या बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, इस सीरीज़ को एक बार देख लो। इसमें 80 प्रश्न लगभग 20 से 21 मिनट में मैं करा देता हूँ। देखो बहुत डिस्क्रिप्शन, बहुत डिटेल में है, बहुत डिस्क्रिप्टिव चीज़ है, मैप फिगर जो भी है सब मैं यूज़ कर दिया हूँ। आगे चैनल पे आप विजिट करते रहो। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।